इस वीडियो में हम जानेंगे जेनिथ एंगल और एयर मास के कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं जेनिथ है क्या। जेनिथ को डिस्क्राइब करा जाता है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन, कोई भी एक लोकेशन है, जैसे अर्थ पे कोई भी एक लोकेशन ली, उस पे बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ आसमान में जो पॉइंट होगा उसे जेनिथ कहा जाता है। तो जब बिल्कुल सूर्य जब बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा, बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, उसको उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो जेनिथ पे है। इस जेनिथ के कंसेप्ट को हम एयर मास की डेफिनेशन में आगे यूज करेंगे। अब एयर मास क्या है? एयर मास जो है, ये कंसेप्ट बहुत जगह पे सोलर एनर्जी स्टडीज में यूज आता है, और स्पेशली जब हम सोलर सेल एफिशिएंसी मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे एयर मास जरूर मेंशन करा जाता है। तो ये है क्या, इसे हम जानते हैं। एयर मास ये बताता है कि सोलर रेडिएशन जब अर्थ की सरफेस पे पहुंची तो उससे पहले वो एटमॉस्फेयर से पास होती हुई आती है, और एटमॉस्फेयर के कितने हिस्से से पास होती हुई आई है वो एयर मास बताता है। यहाँ पे हम इस फिगर से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब सन जेनिथ पे होता है, मतलब सन किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में बिल्कुल सीध में ऊपर है, तो उसे हम कहते हैं कि वो जेनिथ पे है। और जेनिथ पे होने के केस में जो सोलर रेडिएशन आती है वो बिल्कुल स्ट्रेट, परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधी उस लोकेशन पे आती है। मैथमेटिक्स से हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सबसे छोटा होता है, और इसी वजह से जब सन जेनिथ पे है तो सोलर रेडिएशन को एटमॉस्फेयर में से सबसे छोटा पाथ तय करते हुए उस लोकेशन पे पहुंच सकती है। अगर सन किसी दूसरी पोजीशन पे है तो उस केस में सोलर रेडिएशन स्लांट हो जाती है। स्लांट होने की वजह से उसे एटमॉस्फेयर में से पास होने के लिए ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, ज़्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ता है। तो इस वजह से जब जेनिथ पे है सन तो उसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, किसी दूसरी पोजीशन पे होती है तो एटमॉस्फेयर के ज़्यादा मास में से निकल के जाना पड़ता है। तो इसको हम यूज़ करेंगे एयर मास के कंसेप्ट पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों सन की जो पोजीशंस हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो जेनिथ एंगल कहलाता है। अब हम आते हैं एयर मास की डेफिनेशन पे। एयर मास को डिफाइन करा जाता है एक रेशियो के टर्म्स में। उसमें हम रेशियो में ये लेते हैं न्यूमरेटर में कि कितने मास से, एटमॉस्फेयर के कितने मास से सोलर रेडिएशन पास होती हुई आई अगर सन किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है। तो डिनोमिनेटर में हम लेते हैं कि कितने मास से पास होती हुई रेडिएशन आती अगर सन जेनिथ पे होता। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो एयर मास से दिया जाता है। तो एयर मास हमें ये बताता है कि कितने मास से वो ट्रेवल करती हुई आ रही है और कितने मास से ट्रेवल करती अगर वो सन जेनिथ पे होता। तो उस केस में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब सन जेनिथ पे है तो उस केस में रेडिएशन बिल्कुल सीधी आ रही है, और क्योंकि ये रेशियो है तो जब सन जेनिथ पे है और उसको हम जेनिथ से ही कंपेयर करेंगे तो एयर मास 1 हो जाता है। अगर हम एटमॉस्फेयर के बाहर देख रहे हैं तो एटमॉस्फेयर के बाहर, क्योंकि एटमॉस्फेयर का कुछ भी मास नहीं है, तो उस केस में एयर मास को 0 कहा जाता है। जेनिथ एंगल और एयर मास के बीच में रिलेशनशिप होता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, उसको मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि एयर मास इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा जेड। एयर मास जो है वो 1/cos थीटा जेड है, या फिर इसे हम सेक थीटा जेड कह सकते हैं। जैसे जैसे जेनिथ एंगल बढ़ता है वैसे वैसे सूरज ढलता है, क्षैतिज की तरफ चला जाता है, और जैसे थीटा जेड बढ़ेगा वैसे वैसे एयर मास भी बढ़ता है, क्योंकि उसे ज़्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में से पास होते हुए उसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि सोलर रेडिएशन स्लांट हो जाती है। इसी को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब थीटा जेड 0 है तो एयर मास 1 होगा, जब सन ओवरहेड है। जब थीटा जेड 60 डिग्री है तो एयर मास 2 होगा, और जब थीटा जेड 48 डिग्री है तो उस केस में एयर मास 1.5 होता है। और एयर मास 1.5 ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसे कि हम सोलर सेल एफिशिएंसी मेजरमेंट्स में यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस के लिए। तो इसलिए एयर मास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थैंक यू सो मच।